तो हम कर रहे थे, हमारे पास जो है GP1B अगर किसी की डेफिशिएंसी हो जाए, ये रिसेप्टर्स इसके ऊपर प्रेजेंट ना हो, ठीक है, तो ये अपनी इधर क्वेश्चन कर लेंगे कि ये प्लेटेड के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, अगर ये GP1B जो होते हैं ये प्लेटेड के ऊपर प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब जो GP1B नहीं होंगे तो वॉन विलबेन जो फैक्टर होगा, ये इसके ऊपर, क्योंकि ये रिसेप्टर के साथ लगना था इन्होंने, तो ये इसके साथ लगेंगे नहीं, यहाँ ये एंडोथेलियम के साथ लगे हुए हैं कोलेजन के साथ, ठीक है। तो ये जब इसके साथ अटैच ही नहीं होंगे तो अब क्या होगा, प्लेटेड होंगे, उसकी एडिशन नहीं होगी। हमने कहा था कि वॉन विलबेन फैक्टर जो होता है उसके साथ जो प्लेटेड अटैच होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम एडिशन कहते हैं, ठीक है। तो अब एडिशन ही नहीं होगी तो हम कहेंगे प्लेटेड की एडिशन नहीं होगी। जब हम इनका प्लेटेड काउंट चेक करते हैं, प्लेटेड काउंट होता है वो नॉर्मल होता है, जिनको बर्नार्ड सेलर सिंड्रोम होता है। बट उसका जो होता है ना ब्लीडिंग टाइम जब चेक करते हैं हम, जो होती है हम प्रिक करते हैं उसके साथ, जो होते हैं हम नीडल के साथ, तो उसके बाद उनका ब्लीडिंग टाइम चेक करना होता है, तो ब्लीडिंग टाइम का जो होता है वो हाई होता है, क्योंकि इसमें जो होती है प्लेटेड का जो होता है वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है, क्वालिटेटिव डिफेक्ट ऑफ ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है कि इसके अंदर डिफेक्ट क्या होता है, क्वालिटेटिव। प्लेटेड नॉर्मल होते हैं बट वो फंक्शनली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर रिसेप्टर ये प्रेजेंट नहीं होता, तो प्लेटेड की जो होती है वो एडिशन नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीजेज हैं वो कौन सी हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन के अंदर, अगर फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे जो है और हमारे पास जो डिजीजेज हैं वो कौन सी हो सकती हैं, देखें। अब हमारे पास आ गई जी, हमारे पास अगर किसी बंदे के अंदर जो होता है ग्लैंसमैन सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, थ्रोम्बोस्टीनिया, ग्लैंसमैन थ्रोम्बोस्टीनिया। तो ये डिजीज देखें, इस डेफिशिएंसी होती है इसमें GP2B3A जो रिसेप्टर्स होते हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो अब जो इधर से जो प्लेटेट हैं ये वाले, ठीक है, यहाँ से इनके GP2B रिसेप्टर तक नहीं होंगे, तो ये जो होंगे दूसरे प्लेटेट के साथ अटैच नहीं होंगे। देखें ना, ये नॉर्मल हमने बात की थी कि ये यहाँ पे होते हैं और ये GP2B3 होते हैं, इनके दरमियान ये कोलेजन होता है, फाइब्रिनोजन होती है, और इधर से होते हैं दूसरे जो प्लेटेट के साथ ये इनकी एग्रीगेशन होती है, सेग्रीगेशन कहते हैं। तो जब ये डिजीज होगी ग्लैंसमैन थ्रोम्बोस्थीनिया, तो इसमें क्या होगा, GP2B3A की डेफिशिएंसी होगी। जब इन रिसेप्टर की डेफिशिएंसी होगी तो अब क्या होगा, प्लेटेट प्लेटेट के साथ अटैच नहीं होंगे। जब ये अटैच नहीं होंगे तो हम कहते हैं कि इसको क्या है, इसको एग्रीगेशन जो होती है वो प्लेटेट की नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्लेटेड का जो है क्वालिटेटिव डिफेक्ट है। प्लेटेड की जो क्वालिटी है उसके अंदर डिस्फंक्शन है, लाइक उसके रिसेप्टर जो होते हैं वो अब नॉर्मल है या वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, या वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये वाले। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसको ये जो होती है डिजीज होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्लैंस में थ्रोम्बोस्थीनिया। तो ये आपने जो होती है ये डिजीज याद रखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर एक दो पॉइंट और देख लें कि एस्प्रिन हो गया, ठीक है, एस्प्रिन जो होती है ना इरिवर्सिबली एक्टिवेट करती है साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को, तो ये भी याद रखना है, ये आपने लिख लें। ये MCQ रहता है कि एस्प्रिन जो होती है irreversibly inactivate cyclooxygenase pathway, ठीक है। तो ये MCQs है, ये इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देती है। तो इरिवर्सिबली अगर इनहिबिट कर देगी तो स्पीड उसको ब्लीडिंग का रिस्क होगा। लेकिन होता ये है कि ये जो हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2 से रिलीज हो रहा होता है, इस पाथवे को इनहिबिट करती है ये इरिवर्सिबली, क्योंकि प्लेटेट का इतना जो लाइफ स्पैन नहीं होता। तो वो होते हैं कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो जाती है, जब न्यू प्लेटेट आते हैं तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद न्यू थ्रोम्बोक्सिन बनता है, तो उधर से फिर वो उनका मैकेनिज्म नॉर्मल हो जाता है। तो ये आपने याद रखना। अब उसके बाद देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास तकरीबन ये हमारे पास एक टेस्ट रह गया, ठीक है। रेस्टोसेशन जो होता है ना, रिस्टोस्टेटन टेस्ट होता है, ये क्या करते हैं, ये नॉर्मली करता क्या है कि जो वोन विलबेन जो फैक्टर होते हैं ना, इनको एक्टिवेट करवाता है, और ये करते हैं जीपी जो होते हैं प्लेटेट होते हैं GP1B के थ्रू इसके साथ होते हैं वो अटैच करवा देता है, ठीक है। ये जो रिस्टोसेशन होता है ना, इनके एक्टिवेशन को बढ़ा देता है, इनकी जो प्लेटेट जो वोन विलबेन फैक्टर होती है। तो जब हम ये जो होती है इसको ढक देते हैं, तो अब होता क्या है कि इसके अंदर होती है ना, ये हम टेस्ट करते हैं ये वाला, तो इसमें होता क्या है कि ये जो होते हैं जिनके अंदर वोन विलबेन फैक्टर की डेफिशिएंसी हो, वोन विलबेन फैक्टर डिजीज हो, या जिनके अंदर ये होता है GP2B, जीपी सॉरी GP1B, ठीक है, GP1B जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो, जिसे हम कहा था हमने बर्नार्ड सोलर सिंड्रोम। तो इन दोनों कंडीशन में जो होगा, जब ये हम देंगे रिस्टोसेटन, तो इससे क्या होगा, इससे प्लेटेट होंगे, इनकी एडिशन नहीं होगी, तो हम कहेंगे ये टेस्ट जो है ये पॉजिटिव है, तो इनको इन दोनों में कोई डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखें। ये देखें, फेलियर एग्रीगेशन विद रिस्टोसेशन ऐसे अकर इन वोन मिल्टन डिजीज एंड बर्नार्ड सोलर सिंड्रोम, ठीक है।
तो यहाँ तक आपने ये जो पॉइंट है ये याद रखना है कि जब भी हम टेस्ट करेंगे रिस्टोर टेस्ट, तो ये क्या करता है, ये वॉन विल्बन फैक्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। जब इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ये जो है प्लेटेड को अपने साथ अटैच करवा देता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं एडिशन। ठीक है, अब अगर ये हो और किस रिसेप्टर के थ्रू अटैच करवाता है, ये रिसेप्टर होता है GP1B। ठीक है, GP1B। अगर ये हो कि अब इसमें होता क्या है कि वॉन विल्बन फैक्टर जो होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो या GP1B की डेफिशिएंसी हो, तो इसने वर्क कहाँ पे करना है, इसने वर्क तो यहाँ पे करना था। ये जो हमारे पास है रिस्टो, ठीक है, तो इसने वर्क ही नहीं, ये वर्क नहीं करेगी। जब ये वर्क नहीं करेगी तो प्लेटेड होंगे जिनकी एडिशन नहीं होगी। ये टेस्ट दे हम, जो टेस्ट जब हम करते हैं ना, तो उसके बाद हमें इसका फीडिंग टाइम देखना होता है, फिर इनका जो होता है वो जो होता है वो इंक्रीज किया होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। देन उसके बाद आ गया हमारे पास डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन जो ड्रग है, इसका क्या रोल होता है, डेस्मोप्रेसिन प्रमोट करती है रिलीज ऑफ वॉन विल्सन फैक्टर एंड फैक्टर 8 फ्रॉम एंडोथेलियल सेल। तो अगर किसी बंदे को वॉन विल्सन फैक्टर जो होता है उसका जो होता है डेफिशिएंसी है, ये डिजीज है वॉन विल्सन फैक्टर डिजीज या फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी, जिसे हम कहते हैं हीमोफीलिया ए। ये भी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हीमोफीलिया ए। अगर किसी को वोन विल्सन फैक्टर होती है उसकी डेफिशिएंसी है या हीमोफीलिया ए है, तो उस कंडीशन में हम उनको ड्रग जो देते हैं वो कौन से डेस्मोप्रेसिन, और ये जो होती है इनके जीन पे जाकर वर्क करती है और इनका एक्सप्रेशन बढ़ा देती है। जहां से ये प्रोड्यूस होते हैं तो इनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, और जो फैक्टर 8 की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, और पेशेंट का जो है ना वो ये जो कंडीशन है वो रिग्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना कि हमारे पास डेस्मोप्रेसिन होती है, इसका क्या फंक्शन होता है। तो अब हमने जो अभी जो है अभी तक जो हमने ड्रग्स की हैं, तो देख लें हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स की हैं। सबसे पहले जो हमने ड्रग्स की है एस्प्रिन की है, ये इरिवर्सिबल इन्हिबिट कर देती है साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे को। ठीक है, और जिससे क्या होता है प्लेटेड की एग्रीगेशन होती है वो नहीं होती। ये हो गया। देन उसके बाद क्लोपिडोग्रेल प्रेसोविल वगैरह पड़ी है। ये जो ड्रग होती है ब्लॉक कर देती है P2Y रिसेप्टर को, जिससे क्या होता है कि उनके जो होते हैं प्लेटेड की एग्रीगेशन नहीं होती। ठीक है, और उसके बाद कौन सी ड्रग्स हैं हमारे पास, ये टीरोफिबन वगैरह। ये ड्रग होती है डायरेक्टली GP2B और 3B को इनडायरेक्टली इनएक्टिवेट कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है उनकी एग्रीगेशन स्टॉप हो जाती है। रेस्टोसेशन टेस्ट कर लिया, ये हमने किस में पॉजिटिव होता है, ये वोन विल्सन फैक्टर में और GP1B की डेफिशिएंसी हो, जिसे हम कहते हैं हमारे पास बर्नार्ड सोलर सिंड्रोम में ये पॉजिटिव होता है। देन उसके बाद हमारे पास जो है डेस्मोप्रेसिन है। डेस्मोप्रेसिन जो होता है प्रमोट करता है रिलीज ऑफ द वोन विल्सन फैक्टर को और फैक्टर 8 को। और अगर किसी को हीमोफीलिया ए हो जिसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, या वोन विल्सन फैक्टर डिजीज हो, तो उसको हम जो होती है माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में हम उसको जो होते हैं डेस्मोप्रेसिन जो होता है ये हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, ये हमारे पास है, अब हमने जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हमारे पास सेकेंडरी कोगुलेशन। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड वेसल है। ठीक है, ये देखेंगे हमारे पास ब्लड वेसल थी और इनकी प्लेटलेट जो होते हैं फाइब्रिनोजन के साथ एग्रीगेशन हो गई, इसे हम कहते हैं प्राइमरी हीमियोस्टेसिस। अब ये जो फाइब्रिनोजन है ना, इसको हमने कन्वर्ट करवाना है फाइब्रिन के अंदर। जो हमारे पास ये प्लेटेड प्लग बना ना, ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये जो सारा प्लग बना है प्लेटेड ये वाला, ये अनस्टेबल है। अभी हमने इसको स्टेबल बनाना है। ठीक है, स्टेबल किस तरह बनाते हैं, वो हमारे पास होते हैं कोआगुलेशन फैक्टर्स। ठीक है, कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं जो प्रोटीन, बेसिकली वो प्रोटीन होती हैं और ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रन कर रही होती है। ठीक है, तो कोआगुलेशन जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं वो प्रोटीन होती हैं और जो ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में वो रन कर रही होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना किस फॉर्म में होती है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इनके जो है इनएक्टिव फॉर्म में रन कर रही होती हैं, और ये जो कोआगुलेशन हमारे पास प्रोटीन होती है, कोआगुलेशन प्रोटीन प्रोड्यूस बाय लीवर। तो ये आपने याद रखना है, जो कोगुलेशन प्रोटीन होती हैं प्रोड्यूस बाय द लीवर, ये सारे जो कोगुलेशन प्रोटीन होती हैं प्रोड्यूस बाय द लीवर, इनमें एक एमसीक्यू आता है एक्सेप्ट। आपने याद रखना एक्सेप्ट फैक्टर, जो सारे हमारे पास कोगुलेशन जो फैक्टर होते हैं, एक मिनट दोबारा देखें, कोगुलेशन फैक्टर प्रोड्यूस बाय लीवर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हमारे पास कौन सा फैक्टर है, फैक्टर 8। तो ये जो फैक्टर 8 होता है ना, ये जो होता है ये लीवर प्रोड्यूस इसको नहीं करता। तो ये आपने एमसीक्यू याद रखना है कि जो लीवर होता है फैक्टर 8 की प्रोडक्शन नहीं करवाता। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज है। एमसीक्यू इस तरह आता है कि कौन सा फैक्टर है जो लीवर से प्रोड्यूस नहीं होता, तो वो आपने याद रखना फैक्टर 8। तो ये जो फैक्टर 8 है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फिर इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो जो ब्लड वेसल की जो ये एंडोथीलियम है ये वाली, ये प्रोड्यूस करती है। एंडोथीलियम प्रोड्यूस फैक्टर 8, एंडोथीलियम प्रोड्यूस फैक्टर 8। ठीक है, तो ये आपने याद रखना कोगुलेशन फैक्टर जो 8 होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो एंडोथेलियम प्रोड्यूस करती है।
ये हमारे पास एक एमसीक्यू हो गया। देन उसके बाद देखें, देन हमारे पास हमने अब फैक्टर्स जो होते हैं ना, हमारे पास कितने फैक्टर्स होते हैं, तो ये हमने देखने हैं फैक्टर के जो नेम है। कुछ फैक्टर के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यूज आते हैं, तो मैं आपको एक बार सारे फैक्टर लिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपने जो है वो मार्क कर लेने जो इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यूज के लिहाज से, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो कोआगुलेशन फैक्टर होता है ना, वो फैक्टर 1 क्या होता है, इसको ना इधर न्यू जो होता है ना पेज पे लिखते हैं। देखें हमारे पास जो फैक्टर 1 होता है, फैक्टर 1, ठीक है, फैक्टर 1 होता है इस, ये कौन सा फैक्टर होता है, इसका नेम क्या है, तो ये हमारे पास है फाइब्रिनोजिन। फैक्टर 1 को क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजिन। फैक्टर 1 क्या है, फाइब्रिनोजिन। अब हमारे पास जो सेकंड फैक्टर होता है, सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है, सेकंड फैक्टर जो हमारे पास होता है इसका नेम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड फैक्टर जो होता है हमारे पास, फैक्टर थर्ड होता है, उसका नेम क्या है, थर्ड फैक्टर का नेम होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। थर्ड जो फैक्टर होता है इसका नेम क्या है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब जो फैक्टर 4 है ना, ठीक है, फैक्टर 4 का नेम क्या है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। अब देखें, ये तो हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर होते हैं ये प्रोटीन होती है, ठीक है। तो अब ये कैल्शियम कहाँ से आ गया, कैल्शियम तो प्रोटीन नहीं है, कैल्शियम होता है ये हमारे पास एक देखें इनके ऊपर, इसके ऊपर क्या लगा हुआ, पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, केटाइन। तो कैल्शियम हमारे पास क्या है, केटाइन। तो ये हमारे पास एमसीक्यू है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन सा फैक्टर होता है जो हमारे पास केटाइन होता है, वो कौन सा फैक्टर होता है। तो आपने याद रखना है ये फैक्टर 4 होता है, ये कैल्शियम होता है, ठीक है, ये केटाइन होता है, केटाइन हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, केटाइन। और फैक्टर 4 जो हमारे पास कोआगुलेशन कैस्केड में जो फैक्टर यूज होता है और वो केटाइन होता है, वो कौन सा फैक्टर होता है, वो फैक्टर 4 होता है। तो ये आपने मार्क कर लेना है, ये हमारे पास एमसीक्यूज है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर 5। फैक्टर 5, तो ये आपने याद रखना, फैक्टर 5 जो होता है वो हमारे पास कौन सा है, उसका नेम क्या है, उसे कहते हैं लेबाइल फैक्टर। लेबाइल फैक्टर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लेबाइल फैक्टर। फैक्टर जो 5 है उस फैक्टर का क्या नेम है, लेबाइल फैक्टर। तो ये आपने याद रखना है, लेबाइल फैक्टर, ओके, लेबाइल फैक्टर। अब उसके बाद फैक्टर जो 6 होता है ना, ये कोआगुलेशन कैस्केड के अंदर डायरेक्टली कोई रोल प्ले नहीं करता, तो इसलिए होता है, हमने इधर से आपने स्किप करना है, फैक्टर 6 आपने नहीं लिखना, आपने लिखना है डायरेक्टली फैक्टर 7। फैक्टर हमारे पास क्या है, फैक्टर हमारे पास 7, ओके, फैक्टर 7 है। तो अब देखें जो हमारे पास फैक्टर 7 है, एक मिनट, हमारे पास जो फैक्टर 7 होता है, अब देखें ये इसका नेम क्या है, फैक्टर 7 का, तो ये आपने याद रखना है, इसे कहते हैं स्टेबल फैक्टर। क्या कहते हैं, स्टेबल फैक्टर। स्टेबल फैक्टर, फैक्टर 7 का नेम क्या है, स्टेबल फैक्टर। अब उसके बाद हमारे पास जो है फैक्टर 8। फैक्टर 8 का क्या नेम है, फैक्टर जो 8 होता है इसका क्या नेम है, इसे कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक, हीमोफिलिक। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर का क्या मतलब होता है कि ये जो हीमोफीलिया होता है ना, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे क्या होता है, इससे हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया ए, ठीक है, हीमोफीलिया ए। तो अब जब ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है जो हीमोफीलिया नहीं होने देता ये वाला, अगर ये प्रेजेंट हो तो इसलिए इसका नेम जो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। अब फैक्टर जो 9 होता है हमारे पास, फैक्टर जो 9 है इसका क्या नेम है, फैक्टर जो 9 होता है इसका नेम हमारे पास क्या है, फैक्टर जो 9 है इसको हम क्या कहते हैं, इसका नेम है क्रिसमस, क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर। तो ये आपने याद रखना, ये क्रिसमस फैक्टर है। आपको मैं अभी बताता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास, क्रिसमस फैक्टर। देन उसके बाद हमारे पास आ गया टेंथ फैक्टर, टेंथ। तो फैक्टर जो 10th होता है इसका क्या नेम है, इसका नेम है शॉर्ट प्रॉड फैक्टर, ठीक है, शॉर्ट प्रॉड फैक्टर। तो ये हमारे पास फैक्टर 10 हो गया। देन उसके बाद हमारे पास जो है फैक्टर जो होता है हमारे पास 10 के बाद 11 है, ठीक है, 10 के बाद हमारे पास फैक्टर है 11। फैक्टर 11 होगा, फैक्टर 11 का क्या नेम है, इसको कहते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। तो ये हमारे पास हो गया प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। देन उसके बाद फैक्टर 12 आता है, और फैक्टर 12 को क्या कहते हैं, इसका नेम क्या है, इसको कहते हैं हैगमैन, हैगमैन, हैगमैन फैक्टर।
तो ये आपने अपनी बुक के ऊपर नोट कर लेने हैं, लिख लेने हैं, ये आपको जो होते हैं ये याद करने पड़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ये आपने याद करने हैं। वो फैक्टर का नेम नहीं देते जो होते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर, वो डायरेक्टली जो होते हैं ना फैक्टर नंबर नहीं देते, फैक्टर का नेम पूछ लेते हैं, तो फिर हमें मसला होता है, ठीक है। फैक्टर 12 और फैक्टर जो होता है 13 होता है, इसका क्या नेम है, फैक्टर 13 को हम कहते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, स्टेबलाइजिंग। तो देखिए, जो इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना वो आपने नहीं बोलने। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा इन फैक्टर से पहले मैं आपको एक बता दूं, जो हमारे पास कोआगुलेशन जो कैस्केड होता है, जो कोआगुलेशन पाथवे होता है। देखिए कोआगुलेशन जो पाथवे होता है वो किस तरह चलता है, कोआगुलेशन पाथ कोआगुलेशन पाथवे। कोआगुलेशन पाथवे जो होता है ना ये डिफरेंट पाथवेज होते हैं इसके अंदर, ठीक है, पाथवेज होते हैं इसके अंदर एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, और दूसरा क्या होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। फिर ये दोनों इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे आते हैं और इधर से आगे आता है कॉमन पाथ। ठीक है, ये हमको सारे मैं एक्सप्लेन से बताता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ इनको। कॉमन पाथवे, अब देखें हमारे पास जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है ना, इसको फैक्टर कौन सा फैक्टर इनिशिएट करता है, तो ये एमसीक्यूज है, इस फैक्टर को जो होता है वो इस पाथवे को जो इनिशिएट करता है वो फैक्टर 12 है। ठीक है, फैक्टर 12 एक तो ये एमसीक्यूज होगा फैक्टर 12। फिर उसके बाद एक्सट्रिंसिक जो पाथवे होता है इसको इनिशिएट कौन करता है, फैक्टर 7, फैक्टर 7। कॉमन पाथवे होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है कॉमन पाथवे, तो ये हमारे पास होता है फैक्टर 10 से। तो ये हमने तीन एमसीक्यूज हो गए हमारे पास। देखें यहाँ पे जो होते हैं हमारे पास, देखें इनको हाईलाइट कर लें कि जो होते हैं फैक्टर 7 जो होता है जिसे हम स्टेबल फैक्टर कहते हैं, ये इनिशिएट क्या करता है, ये इनिशिएट करता है एक्सट्रिंसिक, ये क्या इनिशिएट करता है, ये इनिशिएट करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ये हमारे पास एक एमसीक्यूज हो गया, ठीक है, ये एमसीक्यूज हो गया। फिर उसके बाद आ गया जी हमारे पास फैक्टर 12। फैक्टर जो 12 होता है इसे हम हैगमैन फैक्टर कहते हैं। और ये जो फैक्टर 12 होता है, हैगमैन जो फैक्टर होता है, ये क्या इनिशिएट करता है, ये क्या स्टार्ट करता है हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, ये क्या स्टार्ट करता है, ये एमसीक्यूज हो गया इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे। ओके, एक हमारे पास ये एमसीक्यूज हो गया। ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कौन सा जो फैक्टर है वो हमारे पास जो होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट करता है, स्टेज जो होता है वो स्टार्ट करता है, तो वो डायरेक्ट पूछा होता है हमने हैगमैन फैक्टर, फैक्टर 12 नहीं लिखते पास बार, तो ये आपने इसका नेम आपको लाजमी आना चाहिए, ठीक है, हैगमैन फैक्टर स्टेबल फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद आ गया टेंथ फैक्टर जो होता है, टेंथ फैक्टर, फैक्टर 7 और फैक्टर 12 जो होते हैं ये दोनों मिलके आगे चलते हैं, और ये जो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं, इनिशिएट करते हैं कॉमन पाथवे जो होता है, इनिशिएट करवाते हैं ये फैक्टर 7 और फैक्टर 12। और वो किससे स्टार्ट होता है, वो हमारे पास स्टार्ट होता है 10 से। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमारे पास, वो हमारे पास 10 से स्टार्ट होता है, स्टार्ट प्रॉर, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टार्ट प्रॉर फैक्टर होता है, इससे होता है वो इनिशिएट होता है वो जो कॉमन पाथवे होता है, तो ये भी हमारे पास एमसीक्यू लगा, कॉमन पाथवे को इनिशिएट करते हैं पाथवे को। तो ये आपने याद रखना, ये भी इसका एमसीक्यू लगा, ठीक है। तो अभी देख ले हमारे पास कितने हमने एमसीक्यू कर लिए डिस्कस। इसमें जो होता है फर्स्ट हमारे पास जो आपने नहीं बोलना ये वाला, इसमें हमारे पास देख लें ये होता है हमारे पास, एक तो ये एमसीक्यू हो गया, ठीक है, ये वाला कि जो होता है कौन सा फैक्टर है जो केटाइन होता है, तो आपने याद रखना फैक्टर 4 जो कैल्शियम होता है इसे हम केटाइन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया फैक्टर जो 7 होता है, ये क्या करवाता है, ये होता है ना हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है उसको इनिशिएट करवाता है, तो ये एमसीक्यू हो गया। देन उसके बाद आप देख लें कि जो हमारे पास जो एक ये भी एमसीक्यूज है फैक्टर 9 जो होता है, आप पूछते हैं कि अगर फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है तो उसको कौन डिजीज होती है, तो आपने कहना क्रिस्मस डिजीज, जिसे हीमोफीलिया बी भी कहते हैं, हीमोफीलिया बी भी कहते हैं, और इसका दूसरा नेम है क्रिसमस डिजीज, तो क्रिसमस डिजीज हो जाती है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज हो गया। फैक्टर जो 10 होता है इसे स्पॉट फैक्टर कहते हैं, पाथवे फैक्टर कहते हैं, ठीक है, और ये इनिशिएट करता है कॉमन पाथवे को। और ये हमारे पास आ गया 12। 12 होता है ये हमारे पास हैगमैन फैक्टर होता है, ये इनिशिएट क्या करता है, ये इनिशिएट करता है हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे को। तो ये आपने कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टाइम कितना रह गया?
चलिए हम जल्दी से हम अपना ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने बात कर ली है हमारे पास जो होते हैं फैक्टर्स होते हैं। तो इधर मैं आपको जो होता है व्हाइट पेज पे करवाता हूँ, ये वाले ये सिंपल हो जाएंगे, थोड़ा सा इन्होंने डिफिकल्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, ये है हमारे पास इधर ब्लड वेसल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड वेसल है, ठीक है। अगर उसकी जो ब्लड वेसल है ये वाली, ठीक है, अगर इंट्रावेस्कुलर इंजरी हो जाए, इंट्रा वेस्कुलर वेस्कुलर इंजरी, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर अगर इंजरी हो जाए तो अब क्या होगा, अब इंट्रावेस्कुलर इंजरी होगी, नी के जो एंडोथेलियम अंदर लगी हुई है, जो इनरमोस्ट लाइनिंग है इसकी, उसकी अगर वो डैमेज हो जाए, ठीक है, वेसल के अंदर इंजरी हो रही है, बाहर इंजरी नहीं हो रही, अगर वेसल के अंदर इंजरी हो जाए तो फिर क्या होगा, ये नीचे से जो कोलेजन है, जो बेस मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो कोलेजन है ये एक्सपोज हो जाएगी। जब ये एक्सपोज हो जाएगी तो ये क्या करेगी, एक्सपोज कोलेजन जो होगी, एक्सपोज कोलेजन, तो ये क्या करेगी, ये एक्टिवेट करेगी इंट्रिंसिक पाथवे को, ये इनिशिएट करेगी इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे। तो आपने याद रखना है, जो हमारे पास इंट्रावेस्कुलर इंजरी होती है वो इंट्रिंसिक पाथवे इनिशिएट कर देती है, वो एक्टिव कर देती है, ओके। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी की जो इंजरी हो जाए, वो टिश्यू, ये फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल इधर रन कर रही है ये वाली, ठीक है, और ये जो टिश्यू पड़े हैं इधर, ठीक है, टिश्यू की इंजरी होगी, या टिश्यू की जब इंजरी होगी तो इधर से क्या रिलीज होता है, टिश्यू की इंजरी से रिलीज होते हैं टिश्यू हमारे पास। जब भी टिश्यू की इंजरी होती है तो जो इधर टिश्यू फैक्टर रिलीज होते हैं, और ये जो टिश्यू फैक्टर होते हैं ये जो होते हैं ब्लड में जाते हैं, और ये जाके जो होते हैं हमारे पास एक जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, इनिशिएट कर देते हैं किसको, इनिशिएट कर देते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे को, एक्सट्रिंसिक पाथवे को। तो ये अपने पॉइंट याद रखने हैं कि जब भी हमारे पास टिश्यू के अंदर इंजरी होगी, टिश्यू फैक्टर रिलीज होते हैं, वो इनिशिएट करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे को। और अगर ब्लड वेसल के अंदर इंजरी होती है, एंडोथेलियम इंजरी होती है, कोलेजन एक्सपोज होती है, तो वो इनिशिएट कर देते हैं हमारे पास, एक्टिव कर देते हैं इंट्रिंसिक पाथवे को, ठीक है। अभी देखें, अभी हमने पाथवे करने हैं, स्टार्ट करता हूँ मैं अभी। देखें, ये फॉर एग्जांपल इंजरी होगी, इधर ब्लड वेसल की इंजरी होगी, इंट्रावेस्कुलर इंजरी होगी, इंट्रावेस्कुलर इंजरी होगी, ये इंट्रावेस्कुलर इंजरी होगी, कोलेजन होगी वो एक्सपोज होगी, ठीक है। अब जब कोलेजन एक्सपोज होती है तो ये क्या करती है, ये जो कोलेजन एक्सपोज कोलेजन होती है ना, ये जो फैक्टर 12 होता है ना, फैक्टर 12 को एक्टिवेट कर देती है, और फैक्टर 12 जो होता है कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव फॉर्म इसकी होती है वो फैक्टर 12 ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फैक्टर 12 ए के अंदर, ओके। अब जब फैक्टर 12 ए होता है, ये फैक्टर 12 ए क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है फैक्टर 11 को, और फैक्टर 11 को जो कन्वर्ट करवा देता है फैक्टर 11 ए के अंदर, ठीक है, फैक्टर 11 ए के अंदर, ओके। फैक्टर 11 ए के अंदर जो एक्टिवेटेड फॉर्म होती है वो ये है, देन उसके बाद होता है फैक्टर 11। तो आपने याद रखना, जो फैक्टर 10 है वो इधर वो कॉमन पाथवे में यूज होता है, वो इंट्रिंसिक पाथवे में यूज नहीं होता। तो ये हम कौन सा पाथवे पढ़े, इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, इंट्रिंसिक वे। तो ये होता है कि इधर से फैक्टर 12, इधर से फैक्टर 9 होता है, फैक्टर 9 को ये एक्टिवेट करता है फैक्टर 11, तो फैक्टर 9 कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर, ठीक है, फैक्टर 9, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि जब फैक्टर 9 के बाद फैक्टर जो होता है हमारे पास फैक्टर 9, देन आफ्टर दैट इधर आता है फैक्टर 9 ए जो होता है, ये एक्टिवेट करवा देता है फैक्टर 10, एक्टिवेट करवा देता है फैक्टर 10 को, फैक्टर 10 ए के अंदर, फैक्टर 10 ए के अंदर। अब ये जो पाथवे, ये हमारे पास जो पाथवे है, ये हमारे पास कौन सा है, ये इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, ये इंट्रिंसिक पाथवे है। यहाँ से हमारे पास चलता है कॉमन पाथवे, पाथवे फैक्टर 10 से, ठीक है। अब फैक्टर 10 को जब फैक्टर 9 ए होता है, 10 के अंदर जो होता है 10 को एक्टिवेट करवाता है, और कौन सा फैक्टर होता है, यहाँ पे एमसीक्यू होता है कि कौन सा इसके साथ जो फैक्टर मिल के जो होते हैं 10 को इनिशिएट करवा रहे होते हैं, एक्टिवेट करवा रहे होते हैं। तो आपने याद रखना है, इधर फैक्टर 8 आता है हमारे पास, कौन सा फैक्टर आता है, फैक्टर 8। और ये जो फैक्टर 8 होता है ना, ये फैक्टर 8 होता है फैक्टर ए के अंदर कन्वर्ट होता है, फैक्टर 8 होता है, फैक्टर 8 होता है, फैक्टर 8 एक अंदर कन्वर्ट होता है, और इधर से इनिशिएट करवाता है, इसके साथ हेल्प इसकी होती है, हेल्प करता है फैक्टर 9 की। और ये जो होता है फैक्टर 10 को जो होते हैं वो जो होता है एक्टिवेट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फैक्टर रिक्वायर फॉर, विच ऑफ द फैक्टर रिक्वायर फॉर द 9 फैक्टर एक्टिवेशन, ठीक है। तो कौन सा फैक्टर होता है एक्टिवेशन ऑफ द 10, आपने याद रखना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो फैक्टर हमारे पास 9 जो, तो, तो वो हमारे फैक्टर याद, which of the factor require a 9, ठीक है, एक्टिवेशन 10, ठीक है, नहीं ये 9 कौन सा फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के लिए, तो ये हमारे पास होता है, तो ये वाला, ठीक, एमसीक्यू पॉइंट। देन उसके बाद अब इसके बाद देखें, फैक्टर जब 10 एक्टिवेट होता है, तो अगर इधर मैं आगे बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल किसी की जो होती है एंडोथेलियल जो होता है एक्सट्रिंसिक एक्स्ट्रा वेस्कुलर इंजरी हुई,
एक्स्ट्रा वेस्कुलर इंजरी हुई, एक्स्ट्रा वेस्कुलर इंजरी हुई तो उससे क्या रिलीज होता है, टिश्यू फैक्टर, जो टिश्यू के अंदर इंजरी हो रही है टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ। और टिश्यू फैक्टर ने होता है एक्टिवेट करवा देता है फैक्टर 7 को। ये है फैक्टर 7 को किसमें कन्वर्ट करवा देता है, फैक्टर 7A के अंदर, फैक्टर 7A के अंदर। तो ये हमारे पास पहले हम बात कर चुके कि फैक्टर जो 7 होता है ये इनिशिएट करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को, ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे को। तो जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो अब ये जो होता है ना, ये डायरेक्ट इधर जो होता है 10th जो होता है ना हमारे पास, फैक्टर 10 को होता है ना, ये वाला पाथवे एक्टिवेट करवा देता है फैक्टर 10 को। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, ये डायरेक्ट फैक्टर 10 को 10A में कन्वर्ट करवा देता है। अब यहाँ से जो होता है, अब यहाँ से होता है कॉमन पाथवे चलता है, फैक्टर 10 होता है, फैक्टर 10 होता है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ना फैक्टर 2। यहाँ पे फैक्टर 2 होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्ब देता है थ्रोम्बिन के अंदर, देता है थ्रोम्बिन के अंदर। ये कौन करवाता है, फैक्टर 10A। और ये कौन सा फैक्टर है, फैक्टर 2। फैक्टर 2 को फैक्टर 2A में कन्वर्ट करवाता है, इसे हम कहते हैं थ्रोम्बिन। तो ये होता है हमारे पास 10th करवाता है। और इसको इनिशिएट कौन करता है, इसके साथ इसकी हेल्प कौन करता है, वो होता है फैक्टर 5। यहाँ पे आता है फैक्टर 5, और फैक्टर 5 होता है, इसका नेम क्या है, लिबाइल फैक्टर। तो ये आपने याद रखना है, लिबाइल फैक्टर। तो ये जो होता है लिबाइल फैक्टर होता है, वो फैक्टर 10 के साथ मिलके फैक्टर 2 को 2A में कन्वर्ट करवाता है, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बिन। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, थ्रोम्बिन। और इसको कौन जो होता है 10th फैक्टर करवाता है, एक्टिवेट करवाता है, और किसके साथ मिलके, फैक्टर 5 के साथ। तो ये भी एक एमसीक्यू था, एमसीक्यू हो गया। देन उसके बाद देखें, जब फैक्टर 2A हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ये जो फैक्टर 2A होता है, यहाँ पे हमारे पास आती है फैक्टर 1, जिसे हम कहते हैं फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन। ये जो फाइब्रिनोजिन होता है, इसको कन्वर्ट करवा देता है किसके अंदर, फाइब्रिन के अंदर, फाइब्रिन के अंदर। अब ये जो फाइब्रिन होता है ना, फाइब्रिन, ये फैक्टर 1 है, ठीक है, फैक्टर 1। अब ये जो फाइब्रिन होता है, ये क्या करता है, ये फाइब्रिन जो होता है, ये मेक बना देता है, मैश बना देता है, मैश अराउंड द प्लग, मेक मैश अराउंड, जो प्लेटेड हमारे पास प्लग बना था ना, ये प्लेटेड, ये देखें ये प्लेटेड था, फिर उसके बाद ये टू बी थ्री ए, और ये हमारे पास फाइब्रिनोजिन था, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा प्लेटेड था, ठीक है, ये वाला। और ये जो था ना, ये प्लेटेड जो था फाइब्रिनोजिन। अब ये सारा जो मैकेनिज्म हुआ ना, इसके लिए हुआ, इस फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और ये किस तरह का ना मैश बना देता है, मैश। और ये जो मैश होता है ना, ये अब प्लेटेड जो प्लग होता है, ये जो प्लग होता है, इसको जो होता है स्टेबल कर देता है। जब इसको स्टेबल कर देता है, तो अब इसका जो रप्चर होने का जो होता है, ये टूटता नहीं है, ठीक है, ये स्टेबल प्लग हो जाता है, इसे हम कहते हैं स्टेबल प्लग। तो ये किस तरह बनता है, ये देखिए सारा पाथवे। अगर ये ब्लड वेसल की इंट्रिंसिक इंजरी हुई है, तो फिर इंट्रिंसिक पाथवे चलेगा। अगर एक्स्ट्रा वेस्कुलर इंजरी हुई है, अगर इंट्रा वेस्कुलर हुई है, तो इंट्रिंसिक पाथवे चलेगा। अगर एक्स्ट्रा वेस्कुलर हुई है, तो फिर कौन सा पाथवे चलेगा, फिर हमारे पास पाथवे ये वाला होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ये आपने याद रखना, ये दोनों मिल जाते हैं, जब ये आगे मिलके कहाँ पे कॉमन पाथवे चलाते हैं। और कॉमन पाथवे से आगे हमारे पास जो होता है फाइब्रिनोजन से एंड पे फाइब्रिन बनता है, और ये मेक मैश बना देता है अराउंड द प्लेटेड प्लग। अब इधर एक और एमसीक्यू आपने याद रखना है, कि जो हमारे पास जो होता है ना फैक्टर 13, इधर आता है फैक्टर 13। फैक्टर जो 13 होता है ना, फैक्टर 13 का क्या फंक्शन होता है, ये हमारे पास जो फाइब्रिन बना ना, ये वाला ये फाइब्रिन बना है, इसको स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज फैक्टर 1, या फाइब्रिन को स्टेबलाइज करता है। तो ये भी हमारे पास एमसीक्यूज है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, हमारे पास जो है, हमारे पास कोआगुलेशन पाथ जो होता है, हमारे पास कैस्केड भी कहते हैं, या कोआगुलेशन पाथवे। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अभी आप देख लें इधर से कि हमारे पास जब भी जो होता है, हमारे पास बेस मेम्ब्रेन होती है, एक्सपोज करती है, कोलेजन एक्सपोज होता है जैसे, तो प्लेटेड एक्टिवेट 12 को 7 9 और इफेक्ट से ये मिल एक्टिवेट करते हैं। ये लिखा हुआ है, आप ये पिक्चर, इस देन उसके बाद हमारे पास फैक्टर होता है 10 से फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। और इसको कौन हेल्प करवाता है, इसकी फैक्टर 5। फिर उसके बाद फैक्टर 1 जो होता है, ये एक्टिवेट होता है, और ये एक जो होता है फाइब्रिन जो होता है, वो मोनोमर बन जाता है, और ये मैश बना के, ये वाले जो होते हैं, ये मैश बनाता है, ये मैश बना हुआ है, और ये स्टेबलाइज कर देता है, प्लेट प्लग होता है, ठीक, तो इसको स्टेबलाइज बना देता है, ओके। अभी जो है जूम का टाइम एंड होने वाला है, इसके अंदर जो है कुछ ड्रग्स रह गई हैं, ठीक है, ड्रग्स। तो ये हम इस तरह करेंगे कि कल इसको ड्रग्स को ना एक बार इनको ना रिव्यू कर लेंगे, देख लेंगे जिसके अंदर ड्रग्स लगती हैं, क्योंकि ड्रग्स को थोड़ा सा टाइम लगेगा।
और ये जो होगा हमारा टाइम अभी एंड होने वाला है, तो ये कंप्लीट नहीं होंगी, ठीक है। जो ड्रग्स हैं वो हम जो है वो कल जो है हमारी लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो ड्रग्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हमारे पास प्लाज्मा होती हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स हैं, एंटी फाइब्रोलाइटिक्स हैं, ठीक है, और फाइब्रिनोलाइटिक्स हैं, और हमारे पास कुछ ये जो होती है हमारे पास जो होती है एंटीकोगुलेंट है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन हेपरिन वगैरह, ठीक है। तो ये सारी हम जो कुछ कल जो ड्रग्स हैं इनको डिस्कस कर लेंगे। ये वैसे हमने फार्मा में भी पढ़नी है, लेकिन इधर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे।